आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। इसके पहले तक हम लोगों ने मिडिल वाले और सबसे बॉटम वाले मेटल्स को किस प्रकार से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं इसको हम लोग जान चुके थे। और हमने कहा था कि आगे से हम लोग कल पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ से ही हम लोगों को आज करना था। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे टॉप पे मेटल है, हमारे टॉप पे मेटल, जैसे हमारा जो सबसे रिएक्टिव था सोडियम था, है ना। उसके बाद फिर पोटासियम था, ये सब था। हाँ, पोटासियम पहले है, उसके बाद सोडियम है, ये सब है। तो ये सारे हमारे बहुत ही रिएक्टिव मेटल होते हैं, है ना। तो इसको किस प्रकार से हम लोग प्राप्त करेंगे, इसी के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। देखा जाए इसमें क्या लिखा गया। सबसे पहला पॉइंट तो वही है कि मेटल्स विच आर एट टॉप इन द एक्टिविटी, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। जो मेटल हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि बाकी सारे मेटल से तो वो रिएक्टिव ही होता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा वो रिएक्टिव होता है, पहला बात। दूसरी बात यहाँ पे लिखी गई है कि दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब ये हो गया कि इस प्रकार के मेटल को, जो कि हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे टॉप पे पाए जा रहे हैं, उस प्रकार के मेटल को हम लोग बाहर यानी कि प्राप्त करते हैं हीट ना देकर बल्कि इलेक्ट्रिसिटी देकर, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का मतलब है सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस का सिंपल सा मतलब है आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, आप उसको बिजली दे रहे हो, तभी जाकर उससे आप एक अच्छा सा मेटल आप प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा दिया गया है सोडियम का, ये हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप यहाँ पे क्या समझ गए। पहली बात तो ये आप यहाँ पे आप ये समझ गए कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे टॉप में मेटल होंगे वो हमारे बहुत ही रिएक्टिव होंगे, पहली बात। दूसरी बात आपने ये समझा कि इसको प्राप्त करने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस का तरीका है, मतलब कि इसको हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी देके प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स। यानी कि जैसे हमारा रिएक्टिव मेटल कौन कौन सा है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इन सभी को हम लोग प्राप्त करेंगे इसके मोल्टेन क्लोराइड के रूप में। मोल्टेन क्लोराइड का मतलब हो गया कि सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, मैग्नीशियम क्लोराइड होना चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड होना चाहिए। मतलब कि इसको यदि आप प्राप्त करेंगे तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए, अपने क्लोराइड के फॉर्म में होना चाहिए, और वो भी कैसा, लिक्विड होना चाहिए, तभी जाके हम लोग इसको प्राप्त कर पाएंगे। जैसे आपने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था ना, सल्फाइड कार्बोनेट के रूप में होना चाहिए हमारा बीच वाला मेटल, तो उसी प्रकार से हमारा टॉप वाला मेटल किस रूप में होना चाहिए, मोल्टेन क्लोराइड, मतलब कि लिक्विड में होना चाहिए प्लस वो क्लोराइड के रूप में होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग उसको अच्छी तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड यदि इस फॉर्म में है, तब जाके हम उसको क्लोराइड को अलग करके सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को प्राप्त कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड। कैथोड का मतलब आपको मालूम है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या है, देखो कई बार आपने एक्टिविटी किया होगा जिसमें हम लोग दो प्रकार के रॉड का इस्तेमाल करते हैं। रॉड का एक हमारा कैथोड होता है, एक हमारा एनोड होता है। कैथोड पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने, इमेजिन करो आप इसमें कि आपके सामने एक टेस्ट ट्यूब है, यानी कि बेसिकली एक बड़ा सा ग्लास है, आप मान लीजिए बीकर, आप समझ लीजिए बड़ा सा ग्लास। उस बड़े से ग्लास में आपने दो इलेक्ट्रोड को डाल रखा है, पहला आपका है कैथोड और दूसरा आपका है एनोड, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया, उस टेस्ट ट्यूब में आपने सोडियम क्लोराइड को डाला, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को, और ये सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो आपने उसको डाल दिया उसमें। अब जब आप उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, यानी कि स्विच ऑन कर दोगे, जब आपका इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो आपका कुछ इस प्रकार का रिएक्शन बनेगा जो यहाँ पे लिखा गया है। तो ये आपका NaCl है, NaCl आपका किसमें है, टेस्ट ट्यूब में है, आप ऐसा समझ लो। और अब आप क्या दे रहे हो, उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी आप उसको दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम होगा Na, वो कैथोड पे जाके जमा हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव वाले पे, और जो हमारा एनोड है उस पे जाके हमारा क्लोरीन गैस जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो सोडियम था, यानी कि मेटल हमारा था, क्या हुआ, आपको प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल प्राप्त हुआ। तो इसमें ना आपको यदि बहुत कुछ याद नहीं भी रहे तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि पहली बात तो ये कि जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे मेटल पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही रिएक्टिव होते हैं,
उसको प्राप्त करने का तरीका ये है कि सबसे पहले वो अपने क्लोराइड के फॉर्म में होना चाहिए, और क्लोराइड के फॉर्म में भी कैसा लिक्विड होना चाहिए वो। अब आप क्या करेंगे, इस क्लोराइड को आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे और उस इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आपको यहाँ पे बेसिकली क्लोरीन अलग हो जाएगा और आपका जो मेटल है वो अलग हो जाएगा। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा मेटल आपको मिल जाएगा। और सवाल है कि यहाँ पे मेटल हमारा कहाँ पे जाके इकट्ठा होगा, कैथोड पे जाके जमा हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव वाले रॉड पे जाके आपका जमा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना होगी। तो इस तरीके से हम लोग प्राप्त करेंगे अपने उस प्रकार के मेटल को जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे पाए जाते हैं। इसमें हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे इसको, इलेक्ट्रिसिटी देके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ये तो बड़ा आसान सा टॉपिक था। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक बार बताइए, अभी तक आपने केवल क्या किया है, तीनों प्रकार के मेटल्स को केवल आपने प्राप्त किया है। जैसे यहाँ पे भी आपने प्राप्त किया, पिछले वाले क्लास में भी हम लोगों ने अलग अलग मेथड से अलग अलग प्रकार के मेटल को प्राप्त किया। लेकिन क्या ये जो मेटल आपने प्राप्त किया, क्या ये 100% प्योर मेटल है? नहीं, आपने केवल मेटल को प्राप्त किया है अभी। अब आप क्या करोगे, इस मेटल को प्योरीफाई करोगे, यानी कि रिफाइन करोगे। तो वही हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो अब आपके पास मेटल तो मिल गया, अलग अलग मेथड से आपने निकाल लिया, यानी कि सबसे लो मेटल कैसे निकलेगा, मिडिल वाले मेटल कैसे निकलेंगे, टॉप वाले मेटल हमारे कैसे निकलेंगे, इन सभी के बारे में आपने कंप्लीटली जान लिया। आपको मेटल मिल भी गया, लेकिन क्या ये मेटल कंप्लीटली प्योर है? तो जवाब है प्योर नहीं है। अब इसको आपको प्योरीफाई करना पड़ेगा, यानी कि रिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक वही है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। आखिर किस प्रकार से हम लोग इसको रिफाइन करेंगे, चलिए देखा जाए। वही टॉपिक है हमारा अगला, द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। रिडक्शन प्रोसेस का मतलब यहाँ पे क्या है, रिडक्शन प्रोसेस का मतलब यहाँ पे यह है कि आपने अलग अलग मेथड को लगा के अपने मेटल को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन जो आपने मेटल को प्राप्त किया वो 100% प्योर नहीं है। उसको अब प्योर करने की ज़रूरत है। कैसे करेंगे आप प्योर, देखिए, दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। तो उस मेटल में अभी भी इम्प्योरिटीज मिले हुए हैं, गंदगी मिले हुए हैं, तो उसको अभी भी साफ़ करने की ज़रूरत है, उसको हटाने की ज़रूरत है, तभी जाके आपको प्योर मेटल मिल पाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। हालांकि हमारे पास उस मेथड यानी कि मेटल से प्योर मेटल प्राप्त करने का तरीका हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे मशहूर तरीका है वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है, इसके बारे में देख लीजिए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मीन्स रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आप मेटल को जो प्योरीफाई करेंगे 100% मेटल में जो आप इसको कन्वर्ट करेंगे, इसमें भी आपको इलेक्ट्रिसिटी दे के ही करना है। कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आपको ये समझना है कि अब जो हम लोग मेटल को प्राप्त कर चुके हैं अलग अलग मेथड से, उस मेटल को प्योरीफाई करने का तरीका हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। इसमें बेसिकली हम लोग अपने मेटल को इलेक्ट्रिसिटी देके प्योर फॉर्म में लाते हैं। अब ये ना एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सीबीएसई के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आप मेटल को किस तरीके से 100% प्योरीफाई करेंगे। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से समझ सकें, इसके लिए हमने इसको प्रोसेस में बांट दिया है, ठीक है। और यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप उसको खोल के रखें, क्योंकि उसमें डायग्राम दिया गया है, उससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यदि चलिए आपके पास यदि वो भी खोलने का मन नहीं है बुक, तो यहाँ पे आपको इमेजिन करके चलना है, जो मैं यहाँ पे आपको बताते चलेंगे, ठीक है ना। इमेजिन कीजिए आप, और इमेजिन करके आपको थोड़ा सा डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना है। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप एनसीईआरटी बुक का सहारा ले सकते हैं। वहाँ पे ये जो जहाँ पे हमारा टॉपिक दिया गया है, उसी टॉपिक के बगल में हमारा एक डायग्राम भी दिया गया है। लेकिन समझिए यहाँ पे क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। इमेजिन कीजिए आप, इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड एंड अ थीन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। यहाँ पे आपको क्या समझना है, आप एज्यूम करो कि आपके पास कोई एक मेटल है, जो कि वो मेटल आपने प्राप्त किया अलग अलग मेथड से, जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। मतलब कि आपने अलग अलग मेथड से मेटल को प्राप्त कर लिया। अब आपके पास मेटल है, क्या वो मेटल आपका प्योर है? नहीं, प्योर नहीं है, यानी कि इम्प्योर है। तो उस इम्प्योर मेटल को आप क्या मान लो, क्या एज्यूम कर लो, एनोड एज्यूम कर लो, ओके। अब आप एक प्योर मेटल लो, थीन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल का मतलब हो गया प्योर मेटल का आप एक बिल्कुल थोड़ा सा, चलो आप मान लो कि एक प्योर मेटल का आप एक रड ले लो, सिंपल सा बात है, आप वो ले लो। और
प्योर मेटल के रड को आप क्या मान लो, कैथोड मान लो। देखिए यहाँ पे आपको इमेजिन करके चलना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो मेटल आपको 100% प्योरीफाई करना है, यानी कि जो आपके पास गंदा वाला मेटल है, उस मेटल को आप क्या मान लो, एनोड मान लो। और अब आप क्या करो, आप यानी कि एक हाथ में आप वो वाला मेटल लो जिस मेटल को आपको प्योरीफाई करना है, ठीक है, पहला। दूसरे हाथ में वो वाला मेटल लो जो आपके पास 100% प्योर है। यहाँ पे आपके पास दो मेटल होना चाहिए। एक हाथ में वो मेटल जो कि बहुत ही गंदा है, जिसको आप प्योरीफाई करना चाहते हैं, उसको आप क्या मान लेंगे, एनोड मान लेंगे। और दूसरे हाथ में आपके पास एक प्योर मेटल है जिसको आप क्या मान लेंगे, कैथोड मान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे बात कहा गया है मेटल सॉल्ट का, चलो आप इसको छोड़ दो, यहाँ पे आप ये समझो। अब आप क्या करो, किसी भी मेटल का एक सॉल्यूशन आप तैयार कर लो, किसी भी मेटल का आप एक सॉल्यूशन तैयार कर लो, मतलब कि उस मेटल को आप घोल दो बेसिकली पानी के रूप में, और अब उस सॉल्यूशन को आप क्या मान लोगे, इलेक्ट्रोलाइट मान लोगे, ठीक है ना। अब आप क्या करो, इस इलेक्ट्रोलाइट को एक टेस्ट ट्यूब में डालो। समझिए यहाँ पे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये चीज़ आपको डायग्राम के साथ ही आप समझ रहे होंगे तो आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे करना क्या है बेसिकली, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वो मेटल लेना है जो मेटल को आप प्योरीफाई करना चाहते हैं। एक हाथ में आप वो मेटल ले लीजिए, उसको आपने एनोड मान लिया, ठीक है। उसके बाद एक हाथ में आप बिल्कुल एक अच्छा सा प्योर मेटल लीजिए, उसको आप कैथोड मान लेंगे, ठीक है। अब कोई भी एक तीसरा मेटल का आप क्या कर लो, एक सोल्यूशन तैयार कर लो, ठीक है। उस सोल्यूशन को आप क्या मान लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट मान लेंगे। अब आप क्या करो, आप एक टेस्ट ट्यूब लो, उस टेस्ट ट्यूब में पहले आप उस इलेक्ट्रोलाइट को डालो। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है ना, तो उस सॉल्यूशन को आप डाल दो। उस सॉल्यूशन में आप एनोड और कैथोड को दोनों डाल दो, मतलब कि प्योर मेटल भी और इम्प्योर मेटल भी दोनों आप उसमें डाल दो। अब इसमें से इन दोनों एनोड और कैथोड से आप एक वायर को जोड़ो, एक सर्किट को तैयार करो, एक स्विच लगाओ, एक बैटरी से उसको जोड़ दो वायर को। अब आप क्या करो, उस वायर को जो आपने जोड़ा है स्विच को ऑन कर दो, जैसा कि आपके डायग्राम में दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वही सॉल्यूशन के थ्रू जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे स्विच को ऑन करके, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, मतलब कि जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही जो आपका प्योर मेटल होगा किसमें, एनोड में, वो तुरंत स्विच कर जाएगा किसके तरफ, कैथोड की ओर। अब यहाँ पे आपको डाउट हो गया होगा, चलिए आप इसको एक बार दोबारा समझ लीजिए। एनोड आपका क्या था, वो वाला मेटल जिसको आप प्योरीफाई करना चाहते थे। तो जिसको आप प्योरीफाई करना चाह रहे हैं उसमें कुछ प्योर सबस्टेंस भी होंगे, कुछ इम्प्योर सबस्टेंस भी होंगे। तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे उस एनोड में जो भी प्योर सबस्टेंस होगा वो किसकी तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ भागेगा। और चूंकि पहले से ये हमारा कैथोड क्या था, प्योर मेटल था, प्योर सबस्टेंस था, यानी कि प्योर सबस्टेंस एनोड से निकल के कैथोड की ओर चला गया। पहली बात आपने ये समझ लिया। उसके बाद नीचे डी नंबर में लिखा हुआ दी इम्प्योर मेटल यानी कि इम्प्योरिटीज रिमेन्स ऑन दी एनोड, और जो गंदा वाला हमारा हिस्सा है एनोड में वो एनोड के पास ही रहेगा, वो कहीं भी मूव नहीं करेगा। आपने ये बात समझ लिया, आगे बढ़ते हैं फिर। द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन। अब जो एनोड में आपका गंदगी उसी में चिपका हुआ है, एनोड में गंदगी, उस गंदगी में से हमारे कुछ गंदगी ऐसे होंगे जो कि सॉल्यूशन में घुलने लायक होगा, जो घुल सकता है आराम से, तो वो सॉल्यूशन में घुल जाएगा। और जो घुलने लायक नहीं होगा, द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड आर नोन एज एनोड मड। जो घुलने लायक पानी में नहीं होगा, सॉल्यूशन में जो घुलने लायक नहीं होगा, वो एनोड से सारा का सारा डस्ट पार्टिकल बिखर के उसके नीचे जाके जमा हो जाएगा एक ढेर के रूप में, उसी को हम लोग कह देते हैं एनोड मड। एनोड मड, मड का मतलब होता है कीचड़। अच्छा, आपने यहाँ पे एनोड मड क्यों कहा, क्योंकि वो कीचड़ किसका है, वो गंदगी किसका है, एनोड का है। कोई दिक्कत अब इसमें? तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, सारा का सारा प्योर मेटल कैथोड पर जाके जमा हो गया। अब आप उसको अलग कर लो, और आपके पास जो नीचे में एनोड मड जमा हुआ है उसको आप अलग कर लो। क्या एनोड मड आपके किसी काम का है? नहीं, वो तो गंदगी है सिंपल सा। आपका काम का क्या है, वो हिस्सा जो कि कैथोड पे जाके चिपक गया है। कोई दिक्कत अब इसमें? चलिए इसको हम थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर थोड़ा सा और एक बार रिवाइज करवा देते हैं। समझिए यहाँ पे ध्यान से, आपके बुक में जो डायग्राम दिया गया है ना, वहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया गया है Cu का, कॉपर का एग्जाम्पल वहाँ पे आपका दिया गया है। यहाँ पे आप किसी भी मेटल का एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसको आप प्योरीफाई करना चाहते हैं, है ना। चलिए आप इसको एक बार फटाक से समझिए क्या है।
यहाँ पे सबसे पहले आपको एक हाथ में वो मेटल लेना है जिसको आप प्योरीफाई करना चाहते हैं, एक हाथ में वो मेटल लेना है जो कि आपका 100% प्योर होगा, ठीक है। जिसको आप प्योरीफाई करना चाहते हैं उसको आप एनोड मान लो, और जो आपका दूसरे हाथ में प्योर मेटल है उसको आप कैथोड मान लो, ठीक है। अब आप किसी एक दूसरे मेटल का सॉल्यूशन तैयार करो, उसको आप क्या मानोगे, इलेक्ट्रोलाइट मानोगे। अब आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे, टेस्ट ट्यूब में आप उस सॉल्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को डालो, उसके बाद आप उस दोनों एनोड और कैथोड को डालो, एनोड और कैथोड के ऊपर आप वायर को जोड़ो, उस वायर को आप बैटरी से जोड़ो और उसके बीच में आप एक स्विच को लगा दो। अब आप क्या करो, स्विच को ऑन करो। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे एनोड में जितना भी प्योर सबस्टांस होगा वो जाके कैथोड के साथ चिपक जाएगा, और जो हमारा गंदगी बचा एनोड में वो एनोड में ही चिपका हुआ रहेगा। अब जो गंदगी पानी में यानी कि वो जो सॉल्यूशन था हमारा इलेक्ट्रोलाइट उसमें जो घुलने लायक होगा वो गंदगी उसमें घुल जाएगा, और जो घुलने लायक नहीं होगा, जो सोल्यूबल नहीं होगा, वो एनोड के नीचे जाके जमा हो जाएगा और उसी को हम लोग कह देते हैं एनोड मड। तो ये प्रोसेस बेसिकली हमने यहाँ पे इतने गहराई से आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बार सीबीएसई ये प्रोसेस पूछा है एग्जाम में, आपको बताना पड़ेगा। तो ये पांचों का पांचों प्रोसेस आप लिख दीजिएगा, और बगल में जो आपका बुक में डायग्राम बना हुआ है उस डायग्राम को यदि आप बना देते हैं बगल में, तब तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा, पूरा नंबर आपका मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके से जो आपको पूरा का पूरा प्योर मेटल मिला जो कि कैथोड के ऊपर जाके जमा हो गया था वो 100% अब आपका प्योर मेटल होगा। आपको दिक्कत इस टॉपिक में? तो इस तरीके से हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स भी कंप्लीट हुआ। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में बेसिकली आपने समझा कि मेटल को हम लोग 100% रिफाइन कैसे करते हैं, 100% प्योरीफाई कैसे करते हैं। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास से डिस्कस करते हैं एक लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का, कोरोजन, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।